पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। सेम सेम एक शब्द है जिसमें भाषाई निम्नता इस राजनीति में कांग्रेस की संस्कृति बनती जा रही है और इस विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। साथ में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री दीपक मस्ते जी, श्री नलिनेश ठोकने जी, हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री सुरेश पाटनी जी और ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री और पैनलिस्ट श्री सुनील जी भी हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं माननीय विजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। मैं सोचता हूं कि ये मसला आप सबके मन में बहुत स्पष्ट होगा, जिसके लिए आज हम सब एक साथ मिले हैं। भाजपा की और मैं सोचता हूं कि भारतीय जनमानस की पीड़ा है जो आप सबके सामने रखने की आवश्यकता है। वो सैम होंगे, मैं अब शेम कहता हूं, वो शेम पित्रोदा है और मैं उनके लिए शेम शेम ही कह सकता हूं। चमड़ी के आधार पर भारतीयों को आज गाली दी है उन्होंने और इस तरह से अनेक घटनाएं हैं जिससे पूरी कांग्रेस जुड़ती है, जिससे वो भी जुड़ते हैं। कांग्रेस के किसी हिडन एजेंडे को ही आगे लाने के लिए उनको बोलना होता है, टेस्टिंग करते हैं शायद कि क्या प्रतिक्रिया आ रही है। इसी तरह से आज जो विषय जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप सोचें आज के युग में इन्होंने फिर से वो बात याद दिला दी जब हमारे मुखिया, हमारे नेता महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ इसलिए नीचे उतार दिया गया था क्योंकि उनकी चमड़ी का रंग अलग था। अभी सब भारतीय हैं, ये बात समझना पड़ेगा। अभी हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो 2047 के भारत की कल्पना कर रही है। हम इस कल्पना में है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे समूचे देश को ले जा करके विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर बिठाया जाए, कैसे सशक्त भारत बनकर सामने आए। और एक तरफ ये हैं जो अब भी वही नस्लीय भेद के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। कहते हैं कि पूरब के लोग ऐसे हैं, पश्चिम के लोग ऐसे हैं, दक्षिण के लोग ऐसे हैं, उत्तर के लोग ऐसे हैं। ये नहीं दिखता इनको कि उत्तरम यत् समुद्रशित हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है और हम सब भारत की संतति हैं। ये उनको नहीं दिखता है। मैं आज भी और आप सबके सामने भी और सबसे इस बात को कहना चाहता हूं, उत्तर पूर्व से भारत जुड़ा हुआ कितना है महाभारत काल में भी वर्णन उस क्षेत्र का है हमारे पास। और हर विषय पर भाई, मतलब आज के युग में इस तरह की बात करना और उसके लिए किसी बात का तर्क देना, मैं सोचता हूं कि वह भी बेमानी है, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो कहा है उनको माफी मांगना चाहिए। जो अभी स्वांग चल रहा है इस्तीफा देने का, निष्कासन का, निलंबन का, आजीवन निष्कासन कर सकती है भारत कांग्रेस। अगर उनका तो बोले कांग्रेस आजीवन निष्कासन। इससे कम में मैं सोचता नहीं हूं कि भारत का जनमानस कहीं मानने वाला है। मैं नहीं सोचता हूं कि भारत का जनमानस कहीं संतुष्ट होने वाला है, कहीं माफ करने वाला है कांग्रेस को भी। चाहे कांग्रेस की अपनी बात हो तो नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, ये हम सबके बीच बहुत स्पष्ट है मामला। अभी एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है भाई, लेकिन उन्होंने कहा था उनको हिंदू होना पसंद नहीं था, उनको अन्य कुछ होना पसंद था। ऐसे ही राम मंदिर का मसला आया था तो राम मंदिर के मसले पर भी ऐसी बातें हुई थी। काल्पनिक है भगवान राम, यह भी कहा गया था। भगवान राम के विषय पर, राम मंदिर के विषय पर जाने के बाद इन्हीं शेम पित्रोदा ने यह कहा था कि राम मंदिर और रामनवमी इन बातों से सरोकार नहीं है मेरा और ये मुझे पीड़ा देती है, मुझे परेशान करती है, इनका ही कहना। मैं आपके सामने उदाहरण पूर्वक कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति है, उसको आप बड़ा बंगला दे दें, बड़ी गाड़ी दे दें, पहनने को अच्छे कपड़े दे दें, खाने को अच्छा भोजन दे दें और हर महीने 1-2 लाख रुपया दें और कहें कि चौराहे पर तुमको 2 जूते मारेंगे सुबह से, बाकी तुम जियो अपनी जीवन। कोई स्वीकार करेगा जीवन? रोटी, कपड़ा और मकान, यही जीवन नहीं हो जाता है भाई। हम इंसान हैं,
स्वाभिमान भी जीवन होता है। हम इंसान हैं, विचार भी जीवन होते हैं। हम इंसान हैं, हमको परस्पर सहयोग जीवन में करना होता है। इसी तरह से मैं कहता हूं कि भारत के संदर्भ में बाबर ने आकर के हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था, और जब वो मंदिर तोड़कर यहां पर तोड़ा था, उसके बाद गांव गांव गली गली भगवान के पूजा और रामायण हुआ करते थे, परंतु भगवान का उचित स्थान उनको मिला नहीं। हम भगवान का क्या माने, हमारी भावनाओं को उचित स्थान नहीं मिला, और भगवान का मंदिर बनने से मेरा स्वाभिमान तुष्ट हुआ है, मेरे भावनाओं को उचित स्थान मिला है। मैं भारत का हूं, मैं कहां जाऊंगा दुनिया में, मैंने इंग्लैंड या कहीं और मंदिर बनाने की बात नहीं की। तो इस तरह भगवान की भी आलोचना करने वाले ये शेम पित्रोदा, इन्होंने फिर से एक बार कहा है, जैसे नस्ल भेद के बारे में बात की है, निंदनीय है, मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता हूं। इन्होंने जिस तरीके से अमेरिका के तर्ज पर भारत में भी स्त्री धन पर आक्रमण करने की बात कही है, या उसका विरासत टैक्स उसकी बात कही है। भारत में एक जीवन नहीं जीता है आदमी, भारत में कई जीवन तक बातें होती। आप, मेरे बच्चे, आपके बच्चे भी आपको याद करके पितृपक्ष में कार्यक्रम किया करते हैं, हम भी करते हैं अपने पिता और अन्य लोगों को याद कर। भारत में जीवन एक बार का जानवरों की तरह नहीं होता है, भारत में जीवन कई पीढ़ियों का होता है। तो उस तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इनको, कि किसी ने मेहनत करके पैसा कमाया है तो उसको लेकर के उनको दे दिया जाए जिनके बच्चे ज्यादा हों। ऐसे विषय नहीं रखने चाहिए। विषय ये होना चाहिए कि भारत किस तरीके से एक साथ मिलकर के आगे बढ़ सके, ये स्पष्टता के साथ बात होनी चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हर जगह नफरत का सामान बिक रहा है। एक्चुअली ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत का सामान ये लोग बेच रहे हैं। दक्षिण भारत में भी को भी अलग देश बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने कहा, उसको कांग्रेस ने टिकट दे रखा है लोकसभा का। जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, वो लोग भी जाकर के कांग्रेस में शरण पाते हैं। हेमंत करकरे जैसे शहीद, उनके बारे में भी शेम पित्रोदा ने कहा कि वो उनकी गोली से नहीं मरा, प्रसाद की गोली से नहीं मरा। ये इन्होंने कहा। याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि एक व्यक्ति ने जीवन में क्या क्या कहा। जब उन सारी बातों को लेकर के आप चर्चा करेंगे तो बातों में स्पष्टता आती है। हमारे सैनिकों के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस पर भी प्रश्न लगाया गया था राहुल गांधी और सभी के द्वारा। जबकि इमरान खान का वीडियो मेरे फेसबुक पोस्ट पर अब भी है भाई। इमरान खान का वीडियो था जिसमें उसने कहा था कि वो कितना खतरनाक हमला था, वैसा हमला फिर हो सकता है। ऐसा वो पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के साथ बैठकर मीटिंग में कह रहा है। अभी इमरान खान तो मान रहा है, लेकिन ये नहीं मान रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कांकेर में हुए 29 नक्सलियों के ढेर हो जाने के बाद, उस ऑपरेशन के बाद भूपेश बघेल जी ने कहा कि फर्जी है एनकाउंटर, जबकि 18 अप्रैल को नक्सलियों ने ही 29 लोगों की सूची पूरी जारी करके यह कहा कि हमारे इतने लोग शहीद हुए। ये बिल्कुल वैसे ही है। आप देखेंगे तारतम्य पूरा मिला हुआ दिखेगा, यहां से लेकर के शेम पित्रोदा तक, ये शेम पित्रोदा तक सब कुछ मिला हुआ दिखेगा। मैं आपसे निवेदन पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि भारत की जनमानस की इस पीड़ा को आप जरूर स्थान दें, इस विषय को आगे बढ़ाएं। मैं मूलतः इस पूरे विषय पर इनकी शेम पित्रोदा की घोर निंदा करता हूं और यह जरूर कहता हूं कि कांग्रेस आजीवन निष्कासन करे तो जनता माफ करेगी। जी, इतना बड़ा बयान आ गया। जी भैया, मैं सोचता हूं कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसा करने वाले हैं, समाज में बहुत सारे लोग ऐसा करने वाले, तो अपना काम। जी, ये बयान आया है, ये क्या आपको लगता है प्रायोजित है? दूसरी बात, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है या गांधी परिवार के लोग इसमें चुप्पी क्यों साधे बैठे? नहीं, विषय चिंता का तो यही है ना, ये 100 साल की पुरानी पार्टी है,
अब तक के इतिहास के सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनके सरकार बनने की उम्मीद इनको खुद नहीं है, क्योंकि इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो सरकार कैसे बनेगी? और सरकार नहीं बन रही है और वादे बड़े बड़े होते हैं। ये चुप रहते हैं इन मसलों पर। ये कुल मूलतः विभाजन चाहते हैं, मूलतः विभाजन चाहते हैं। दक्षिण भारत को अलग देश बनाना चाहिए ऐसा कहने वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं। भारत, देखिए, नए 3 कानून आए हैं अभी, भारत की संसद में पारित कानून आए हैं। उस कानून में लोगों को क्या लगता था, लेकिन बहुत स्पष्टता के साथ प्रावधान है, अपन मिलकर एक बार और चर्चा किए थे इसके बारे में, कि राजद्रोह खत्म हो गया है। अभी राजा को आप जी चाहे जितनी गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रद्रोह नहीं चलेगा। इसका प्रावधान है, बहुत स्पष्टता है उसमें। राष्ट्रद्रोह, देश के बारे में गड़बड़ करोगे तो नहीं होगा, ठीक। राजा को गाली दे दो आप जितना दे। तो ये कांग्रेस जो कुछ कर रही है, उनसे बयान करवाना, फिर चुप रह जाना, कुल मिलाकर देश में विभाजन की स्थिति लाना चाहती है। कुल मिलाकर देश को जिस तरीके से उन्होंने 370 को 60 सालों तक पाल कर रखा, विभाजित रखा लगभग देश को, जिस तरीके से भारत के विभाजन में उन्होंने मैं कहता हूं कि सहयोग किया। सब बूढ़े हो गए थे, कोई आंदोलन नहीं करना चाहता था, कोई जेल नहीं जाना चाहता। ये नेहरू जी के बयान है भाई, मेरे नहीं, और इसलिए सबने विभाजन स्वीकार कर लिया। क्या ऐसे विभाजन स्वीकार हो सकता है देश का? क्या विभाजन ऐसे स्वीकार हो सकता है देश का? हालांकि सैम पित्रोदा भारतीय मूल के हैं। राजीव गांधी मार्गदर्शन सैम पित्रोदा से दिया करते थे, और माना यही जा रहा है, जैसे मोदी जी ने मंच से कहा, शहजादा जो है अपने अंतर से मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो विदेशी मूल नहीं, विदेश में बसे हुए लोगों से मार्गदर्शन की क्या जरूरत है? नहीं, वही तो बात है। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष बनाकर रखे थे, बाकी अध्यक्ष तो राज्य देश के स्तर के, वो अंतर्राष्ट्रीय उनके यूनिट के अध्यक्ष थे। और वो शहजादे तो सैम पित्रोदा से मार्गदर्शन लेते हैं, उनको गुरु मानते हैं, बता चुके हैं वो पहले। यही तो स्थिति है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की है कि हिंदुओं की संख्या 7.8% घट गई है और मुस्लिमों की बढ़ गई। हाँ, रिपोर्ट जारी हुई है और मैं सोचता हूं कि यह चिंता का विषय है। बहुसंख्यक समुदाय क्यों घट रहा है, ये हम सबको समझना भी पड़ेगा और इसके निराकरण भी करने पड़ेंगे। डेमोग्राफी चेंज होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 2-3 पीढ़ी पर्याप्त होती। तो डेमोग्राफी बड़ा चेंज हो गया तो भारत संभलेगा कैसे, ऐसा है। ये जो आज का बयान आया है, ये विरोधी भी लग रहा है क्या? मतलब टारगेट करके लोगों के लिए बोला गया है। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात भारत है, और जो भारत विरोधी है वो सब विरोधी है। हिंदू भी हमारे लिए दूसरा ही है भाई। जो भारत माता की जय बोले वो मेरा भाई है, एक लाइन की कथा है। तो किसी का श्रद्धा का स्थान भारत से बाहर है, वो बड़ा मुश्किल होता है फिर समझ लेना। और जहां जो भी है वो भारत में, लेकिन भारत में श्रद्धा का स्थान हो, भारत के प्रति उतनी भावना हो, उतना पर्याप्त है। तो उन्होंने मूलतः जो किया वो भारत को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं। और कितना पतन होगा, नीचे जगह नहीं है अब आगे। ये आजीवन निष्कासन की आपने मांग की है, तो आजीवन निष्कासन के बाद क्या निरस्त नहीं हो सकता? नहीं भाई, ये हमारी मांग है। अगर वो दृढ़ता से इस पर कायम होते हैं, आगे बढ़ते हैं और कभी वो निरस्त करेंगे तो हम मान लेंगे कि उन्होंने वापस कर लिया सब कुछ अपना। नहीं, कहाँ हुआ है निष्कासन? निष्कासन कहाँ हुआ? इस्तीफा दिया है, फिर से ले लिया जाएगा। पुराने ऐसी कितनी घटनाएं हैं, चुनाव के बाद तुरंत ही ले लेते हैं। ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में दो समुदाय को लेकर कांग्रेस का विचार हो रहा है कि हिंदुओं का समर्थन करते हैं एक समुदाय को, आप लोग लगाते हैं कि उन लोग मुस्लिमों का समर्थन करते हैं, दो समुदाय को लेकर राजनीति नहीं हो रही देश में, ऐसा देखने को नहीं भैया, इसमें फर्क है। नहीं भैया, इसमें फर्क है। हमारे भाजपा के घोषणा पत्रों में था भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, उसका कारण था भारत का स्वाभिमान। आप मत सोचिए उसको हिंदू और मुस्लिम में। हिंदू तो हम उसको सोचते हैं ना जो भारत माता की जय बोले वो हिंदू है, उसकी पूजा पद्धति से हमारा लेन देन नहीं है, वो जो भी हो सकता है। लेकिन भारत माता की देश के प्रति भाव मन में होना चाहिए, बस इतना आग्रह भाजपा का होता है और दूसरा कोई आग्रह नहीं होता। लेकिन एक समुदाय विशेष को वोट बैंक की तरह यूज कोई करता है तो आपत्ति वहां होती है। उस समुदाय के लिए जिस तरीके से वो काम करते हैं, मतलब अगर दंगा हुआ तो वो एक समुदाय का नाम आता है कि रमेश सुरेश ने ऐसा कर दिया, वैसा, फिर कुछ लड़कों ने ऐसा कर दिया, ये होता है।
हम देखे हैं इन सब बातों को। तो ये विभेद करके और समुदाय विशेष को लक्ष्य बनाकर वोट बैंक बनाना, हम इसके खिलाफ जरूर है सर। विजय जी, ये जो घटती हुई हिंदुओं की संख्या जिसमें चिंता व्यक्त की गई है, प्रायोजित आपको लग रहा है कहीं इसके पीछे किसी प्रकार का प्रयोजन? नहीं, मंच बड़ा है तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आज का ही थोड़ी है, जो बात आ गई वो तो है हम सबके बीच में, आने वाले समय में उसमें और स्पष्टता आ जाएगी। ऐसा हो ही सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा सिनेरियो तो दिख भी रहा है भैया, ऐसा सिनेरियो दिखता भी है। एक सवाल यहाँ से लोकल है। बालोद जिले में नीट परीक्षा में 391 परीक्षार्थियों के साथ कार्रवाई हुई और उनको 45 मिनट तक दूसरा पेपर दे दिया गया पढ़ने के लिए। अब क्या सरकार की ओर से या आवास की ओर से कुछ ऐसा पहल की जाएगी, पत्र लिखा जाएगा कि उनके साथ इंसाफ हो? 391 बच्चे हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। 45 नीट के जो पेपर दे रहे थे, 45 मिनट तक दूसरा पेपर उनको करवाया गया, बाद में चेंज किया गया, एक्स्ट्रा टाइम भी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को और लाऊंगा भैया एक बार। मित्र, और कोई प्रश्न हो? एक छोटा सा अनुरोध है, आज 1 to 1 नहीं कर पाएंगे, कहीं जाना है, हाँ चाय वाय पीने के लिए आइए, बिल्कुल बैठ के आराम से चर्चा हो सकती है, इसीलिए प्रश्न में रोके नहीं। पूछेगा तो ये नक्सलवाद के लिए आपने बोला है कि इंटर स्टेट उसमें बूथ और पेट्रोलिंग होगी और कैंप खोले जाएंगे। कैंप तो नई सरकार बनने के 4 महीने में 24 कैंप खुले और 30 की हमारी और योजना है आगे। नक्सल के विषय पर बड़ी स्पष्टता है सरकार के मन में। बस्तर के गांव में स्कूल, अस्पताल, सड़क, आंगनबाड़ी, मोबाइल टावर, बिजली, पानी पहुंचना चाहिए और उसके मार्ग में जो भी बाधक है उनसे बात की जाएगी, नहीं तो सख्ती की जाएगी। ये जब इधर सख्ती होती है तो दूसरी तरफ जाते हैं, तो वहां पर भी बातचीत की जाएगी। किसी भी राज्य में इसकी परेशानी है, जिनके लोग हैं, वहां बातचीत की जाएगी। मतलब मैं सोचता हूं मैं पर्सनली भी जाकर के बात करूंगा वहां पे गृह मंत्रालय में, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु कब तक बस्तर के गांव इन सारी चीजों से वंचित रहे, कब तक बस्तर के लोग इन सारी आज के युग की मौलिक सुविधाएं कह दे आप, उनसे वंचित रहे? क्यों बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर आईडी बिछाया गया है? सब तो दूर करना पड़ेगा। जी मित्र, और कुछ है? सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।